नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये जानकारी दे देते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन सी वो खबरें हैं जो कि हमारी चर्चा का हिस्सा बनेंगी। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले बात होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी खबर को लेकर के। इसका विश्लेषण करेंगे। इस स्कीम को लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ नहीं रहा है और ये संभावना है कि स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सरकार के अनाज भंडार की बात को लेकर के। सरकार के गोदाम अनाज से भरे पड़े हुए हैं। चावल का स्टॉक तो रिकॉर्ड स्तर पर है, साथ ही गेहूं का स्टॉक 4 साल की ऊंचाई पर है। इसके बाद अगली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर के है। जानेंगे कि इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारी है और कर्मचारी यूनियनों की क्या मांगे हैं, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके बाद अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कुचलने की बात की है। ग्राहम ने रूस के साथ भारत के ट्रेड को लेकर के ये बयान दिया है। इसको लेकर के भी आज हमारी विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। और आखिर में अमेरिका की 2 नई ट्रेड डील पर भी बातचीत होगी। अमेरिका ने जापान और फिलीपींस के साथ ट्रेड डील की घोषणा की है। जानेंगे कि आखिर में इसका असर भारत पर क्या होगा। इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे हम गारंटीड पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई योजना के साथ। गारंटीड पेंशन के लिए शुरू हुई नई स्कीम यूपीएस को कर्मचारियों में ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार नए कदम उठाने जा रही है। इसमें टैक्स को लेकर के कर्मचारियों को अतिरिक्त बेनिफिट जोड़े जा सकते हैं। कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से विंडो शुरू की है, लेकिन अब तक सिर्फ 30,000 कर्मचारी ही यूपीएस में स्विच हुए हैं, क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर का लगभग 1% ही है। सर, सरकार क्या कुछ बदलाव कर सकती है इस स्कीम को लेकर के, और इस स्कीम को कर्मचारियों में आखिर में उतना अच्छा रिस्पांस मिल क्यों नहीं रहा है? विपुल जी, या यूपीएस की स्कीम के बारे में एक तो प्रचार कम था, लोगों को जानकारी भी कम है। ये क्यों आई थी? पिछले साल की जो पेंशन की बहसें थी भारत में, जिसमें यह था कि एक फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड पेंशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एनपीएस की व्यवस्था में आपको मार्केट वेरिएबल के आधार पर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है और कॉर्पस के निवेश पर जो रिटर्न आता है उस पर आपको पेंशन मिलती है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई थी, इसमें यह था कि आपकी लास्ट सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के समय पेंशन के तौर पर मिलेगा। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि इसमें बड़ा उत्साह दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो लोगों को, कर्मचारियों को इस बारे में थोड़ी जानकारी भी सीमित थी, और दूसरा ये कि शेयर बाजार में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण एनपीएस के रिटर्न्स भी अच्छे थे, और फिलहाल उन एनपीएस के रिटर्न्स का असर भी इस स्कीम के उत्साह को लेकर हुआ। और इसलिए जो आंकड़ा आपने बताया कि केवल 30,000 कर्मचारियों ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अब ये कोशिश है कि शायद सरकार इसमें कुछ टैक्स की रियायतें बढ़ा सकती है। हालांकि साल के बीच में बढ़ेंगी या अगले वित्त वर्ष के बजट में बढ़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ पेंशन के कंट्रीब्यूशन को जोड़कर इसे थोड़ा प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा सकती है। और इसके अलावा भी इसे कुछ और प्रोत्साहन भी आने वाले समय में दिए जा सकते हैं, ताकि जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 50% की अपनी आय का फिक्स्ड पेंशन लेना चाहते हैं, वो इसके दायरे में आ सके। इस बीच सरकार के अनाज भंडार लबालब भरे हुए हैं। चावल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर और गेहूं का स्टॉक 4 साल की ऊंचाई पर है। 1 अप्रैल को केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक करीब 378 लाख टन दर्ज किया गया। जुलाई की शुरुआत में सरकार का चावल स्टॉक पहले कभी भी इतना दर्ज नहीं किया गया था। गेहूं की बात करें तो 1 जुलाई को स्टॉक करीब 359 लाख टन रहा, जो 2021 के बाद जुलाई की शुरुआत का सबसे ज़्यादा स्टॉक है। सर, सरकार के पास स्टॉक तो भर गया है, क्या उम्मीद करें गेहूं का एक्सपोर्ट खोला जाएगा? विपुल जी, अगर पुराने रिवायत को देखें तो इतने स्टॉक पर तो खुली जाना चाहिए, क्योंकि इससे कम स्टॉक पर भी हम गेहूं का निर्यात करते रहे। लेकिन यहाँ एक परसेप्शन का और एक किस्म का जो
रिएक्शन होगा उसका भय सरकार में दिखाई देता है, क्योंकि सरकार अगर गेहूं का निर्यात खोलती है तो शुरुआती तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा है, बाजार में कीमतें कम हैं, खाद्य मुद्रास्फीति पर में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अब जो इस खरीफ का हाल हमें दिख रहा है, जिस पर हमने कल चर्चा की थी बुआई की दृष्टि से, उस हिसाब से अनाज भंडार को लेकर सरकार बेहद आरामदेह स्थिति में है। मुफ्त अनाज बांटने की स्कीम के लिए भी पर्याप्त अनाज है, और बाजार में जो सरकार इंटरवेंशन करती है, दखल देती है जब कीमतें ऊपर होती हैं, उसके लिए भी पर्याप्त अनाज है। और सरकार को इस समय निर्यात खोलने की जरूरत भी है ताकि किसानों को अतिरिक्त आय मिल सके। और जैसा कल हमने आपको बताया भी था बोनस पॉइंट में कि देखिए, एशिया के बाजार के भीतर, दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के बाजार में अमेरिका का गेहूं पहुंच गया। बांग्लादेश ने गेहूं की डील कर ली। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बाजार था, सबसे बड़ा आयातक था भारत के पड़ोसी देशों में, जहां अब अमेरिका का करीब करीब 7 लाख टन गेहूं हर साल पहुंचेगा। तो भारत सरकार को सोच सकती है इस समय निर्यात खोलने के लिए, लेकिन बस वही दुविधा है कि गेहूं का निर्यात बंद होने के बाद इसे खोलने का मतलब है कि शुरुआती तौर पर कुछ रिएक्शन, और जिसे शायद सरकार अभी उन प्रतिक्रियाओं से लेकर सरकार थोड़ी सशंकित दिखती है। इसलिए निर्यात खोलने के कोई संकेत तो नहीं दिए गए, लेकिन मौका भी है और दस्तूर भी है। और इन सब के बीच में बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी के बाद सरकारी बैंक अपनी सहायक बीमा कंपनियों के विनिवेश के लिए अब तैयार हो रहे हैं और इसकी योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बैंकों ने सरकार के साथ हाल में हुई बैठक में इसको लेकर के अपनी योजनाएं भी सौंप दी हैं। आईपीओ और हिस्सा बिक्री के जरिए बैंक अपनी सहायक बीमा कंपनियों में हिस्सा घटा सकते हैं। सर, कौन कौन से बैंक हैं जो आखिर में निकलना चाहते हैं इस कारोबार से? करीब करीब 10 साल पहले जब भारत का बीमा क्षेत्र का उदारीकरण, 15 साल पहले जब भारत के बीमा क्षेत्र में उदारीकरण ने थोड़ी गति पकड़ी थी, खोला तो शुरुआत में गया था, तब भारत में के जो प्रमुख सरकारी बैंक थे उनके बीच में एक होड़ शुरू हुई थी और हर बैंक बीमा के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा था। सभी बैंकों ने अपनी बीमा कंपनियां बनाई थी, छोटे और बड़े बैंकों ने, तो उनके पास बीमा का अनुभव तो था नहीं, तो उन्होंने विदेश की बीमा कंपनियों के साथ करार किए थे। इसमें कुछ के नाम जो आपको पता होंगे, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें कैनरा बैंक का 51% स्टेक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें बीओबी का करीब 64% स्टेक है। बैंक ऑफ इंडिया की स्टार यूनियन डाइची लाइफ के साथ है, उसमें करीब 28-29% स्टेक है। पीएनबी मेट लाइफ के बारे में हमें पता है, उसमें पीएनबी का 30% हिस्सेदारी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अपनी ही कंपनी है जिसमें कि करीब करीब 55% के आसपास हिस्सेदारी है। ये कोशिश की जा रही है कि बीमा और बैंकिंग दो अलग अलग कारोबार हैं और अब बैंकों को अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहिए। इस हिस्सेदारी से के बेचने से, चूंकि बैंक सरकार हैं, तो सरकार को अतिरिक्त रूप से नॉन टैक्स रेवेन्यू या डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स मिलेगी। इससे इन सब्सिडरीज की वैल्यू भी अनलॉक होगी, इनके पास भी पूंजी आएगी और इन्हें नए निवेश का मौका भी मिलेगा। तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है भारत के बीमा बाजार में और खासतौर से बीमा बाजार के साथ पूंजी बाजार में, क्योंकि इसमें कुछ कंपनियों को आईपीओ के जरिए डाइवेस्ट किया जाएगा, कुछ कंपनियों को शायद स्ट्रेटेजिक रूट से डाइवेस्ट किया जाए, लेकिन बीमा बैंकिंग बाजार में एक हलचल आने वाले समय में बनती दिखाई देगी। इस बीच विदेशों में अघोषित संपत्ति या कमाई को लेकर के सरकार ने जुलाई 2015 से मार्च 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स नोटिस भेजे हैं, लेकिन अब तक सरकार को सिर्फ 335 करोड़ रुपए की ही वसूली हुई है। जी हाँ, मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में जानकारी दी गई। सर, विदेश में काले धन को लेकर के तो बड़े बड़े दावे होते थे, अब क्या ये मान के चलें, क्या सिर्फ इतना ही काला धन है विदेश में? यह बड़ा दिलचस्प खबर है। 2014 के चुनाव और उसके बाद 3 साल तक हमने ऐसा लगातार सुना, आधिकारिक रूप से भी सुना, राजनीतिक प्रचार के तौर पे सुना कि भारत का भारी काला धन विदेश में जमा है। और आने के बाद कानून बनाया गया, सरकार ने कोशिशें की, एक ब्लैक मनी पर अलग से एक्ट लाया गया। नतीजा आपके सामने और बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक नतीजा है। आश्चर्यजनक क्यों है इस पर हम बाद में बताएंगे, हम आंकड़े को पहले समझें। इतना बड़ा, इतना विशाल कालाधन होना और जिसके जरिए कहा गया कि वहां से पैसा वापस लेकर इनकम टैक्स वालों को रियायत मिलेगी, ऐसी सब तमाम चुनावी वादे किए गए। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल 35,000 करोड़ की तो डिमांड रेज कर पाया, यानी इतनी तो नोटिसें भेजी गई। डिमांड रेज करने का मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि कालाधन हो सकता है और इसके ऊपर लोग अपना जवाब देंगे, डिस्प्यूट करेंगे और कालाधन आएगा। उसमें वसूली कितनी हुई? केवल 335 करोड़ रुपए की। 163 प्रोसिक्यूशन भी फाइल किए गए और जो
वॉलंटरी की स्कीम आई थी ना, जिसके तहत लोगों को स्वयं अपने विदेश के काले धन को डिस्क्लोज करना था। जुलाई 2015 से लेकर अभी तक इसमें करीब 4,164 करोड़ रुपए के फॉरेन एसेट्स के असेसमेंट किए गए, जो कि हमें दिखाई देते हैं। इससे पता चल रहा है कि विदेश में कालाधन होने की जितने दावे, जितनी बातें कही गई थी, वास्तविकता वैसी नहीं थी। और इस पे और भी ज़्यादा सवाल उठता है, क्योंकि पिछले 10 साल में विपुल जी, भारत और दुनिया के तमाम देशों के बीच वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी बदलाव आया है। ये व्यवस्था काफ़ी चुस्त हुई है। भारत अपनी सूचनाएं देता है, दुनिया भर के बैंक अपनी सूचनाएं देते हैं, और OECD के जो नए टैक्स नियम आए हैं टैक्स हेवंस को लेकर, उनकी जो सख्ती है, उसके बाद भी ये बताती है कि या तो भारतीय एजेंसियां कालाधन ढूंढ नहीं पा रही हैं विदेश में, या फिर वो कालाधन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये जो है अपने आप में दिलचस्प खबर है। इसके बाद जरा एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं, और वो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग को लेकर अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं। इन सुझावों में पुरानी पेंशन की बहाली के साथ ज़्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग की गई है। सरकार ने करीब 6 महीने पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा का करीब 45 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सर, वेतन को निर्धारित करने के लिए क्या कुछ फॉर्मूला सरकार की तरफ से बनाया गया है, और वेतन आयोग के लिए इसका मतलब क्या होगा? विपुल जी, 8वें वेतन आयोग पर सक्रियता शुरू हो गई है। हालांकि अभी गठन नहीं हुआ, लेकिन इस बात का संकेत है कि जल्द ही इसका गठन किया जाएगा, और 1 जनवरी से इसे लागू करने का लक्ष्य है, जो सरकार ने कहा था। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बाद में होगी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए मंत्रालयों और कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है तैयारियों को लेकर। महत्वपूर्ण बात वो फार्मूला है, जिस फार्मूले का संकेत सरकार ने संसद में दिया, जो सारे कर्मचारी जानना चाहते होंगे, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा उत्सुकता, सबसे ज़्यादा बहस और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि वेतन को एक वेतन आयोग से दूसरे वेतन आयोग पर जाते समय कर्मचारियों की तनख्वाहें तय करने का फार्मूला क्या होगा। और इस बारे में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत छोड़े हैं संसद के अपने जवाब में, जिन्हें हम समझते हैं कि वो नया फार्मूला क्या है और कैसे आएगा। सरकार ने संसद में ये कहा कि वेतन की संरचना के लिए एक अपडेटेड डॉक्टर एक्रायड फार्मूले को बेस बनाया जाएगा। ये काफ़ी पुराना फार्मूला है। 15वीं लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में हुई थी, वहाँ से ये फार्मूला निकला था। इस फार्मूले में का जो पैमाना है, ये भारत में न्यूनतम जरूरत आधारित न्यूनतम वेतन गणना का सबसे बड़ा मानक है, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें 3 से 3.6 यूनिट को, पहले एक परिवार को करीब 3 यूनिट माना जाता था, एक कामगार पति पत्नी और लगभग 2 बच्चे, और इस हिसाब से इसे 3 से 3.6 माना जाता था, लेकिन 3 यूनिट माना जाता था। अब इसे बढ़ाकर 3.6 यूनिट करने का प्रस्ताव है, ताकि जो बड़े परिवार हैं उनकी शिक्षा और उनकी व्यवस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तो परिवार का पैमाना बदलेगा, 3 से 0.6% या 60 बेसिस पॉइंट और बढ़ोतरी होगी इस पैमाने में, जिससे कि करीब वेतन का बेस तय करने का जो बेस है उसमें कैलकुलेशन है कि 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक नई बात कही है कि हम एक जस्टिफाइड और डिग्निफाइड और लाइफ स्टैंडर्ड को ठीक करने वाला गरिमा में वेतन देंगे, और इसकी गणना में भोजन, कपड़ा और आवास की जरूरतें नहीं, बल्कि शिक्षा, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और इसके खर्च भी शामिल किए जाएंगे गणना में। तो फार्मूले का ये आधार तय हो गया। इसके साथ अब 8वें वेतन आयोग में जो यूनिट होगी वो 3.6 की मानी जाएगी, 3 के जगह, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ें शामिल होंगी। और इसके आधार पर एक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा, जिस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर मौजूदा वेतन स्लैब्स को फिट किया जाएगा नए वेतन में। यह भी संकेत दिया गया है कि कुछ निचले वेतन बैंड जो कि ओवरलैप करते हैं, जो कि महंगाई भत्ते के साथ बदल गए हैं, उनको खत्म या मर्ज भी कर दिया जाएगा। जी, चलिए, तो ये बात 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और अब बात करते हैं जरा जिस तरीके से अमेरिका से कुछ एक महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूस से तेल खरीद के लिए भारत को धमकी दी है। ग्राहम ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन को सजा मिलेगी और इन देशों की अर्थव्यवस्था को अमेरिका कुचल देगा।
ग्राहम ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और चीन ने अगर रूस से तेल खरीद नहीं रोकी तो राष्ट्रपति ट्रंप उन पर सख्त टैरिफ लगाएंगे। सर, लिंडसे ग्राहम की धमकी को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर के किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? विपुल जी, संबंध तो थोड़े खिंचाव और तनावपूर्ण हैं। देखिए, व्यापार डील की परिस्थितियां सामने हैं, नहीं हो पा रही, और इस बीच में यह घोषणा थोड़ी ज्यादा आक्रामक दिख रही है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है खुलकर कि ट्रंप भारत, चीन और ब्राजील पर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि यही प्रमुख ग्राहक हैं जो 80% तेल, रूस का कच्चा तेल खरीदते हैं। और यह बात कानून के जरिए की जा रही है। हालांकि उस टैरिफ में तो 500% टैरिफ का प्रस्ताव है, लेकिन 500% टैरिफ शायद नहीं होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है, और ऐसा माना जा रहा है कि यह अमेरिका की राजनीति में बाइपार्टिजान डिवाइड को खत्म करके, यानी जो अलग अलग दलों के बीच मतभेद है उसको खत्म करते हुए एक साथ लाया जाने वाला प्रपोजल है। और इसलिए इस प्रावधान पर अमेरिकी संसद की और सीनेट की मंजूरी मिलने में कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो प्रतिबंध आएंगे अगर कोई ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सहमति नहीं बनती और पुतिन किसी शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते। 50 दिन का समय दिया है। शांति वार्ता के कुछ संकेत पुतिन कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, पर तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इससे ज़्यादा खिंचाव और तनावपूर्ण होंगे, जो दिख रहा है हमें, क्योंकि व्यापारिक वार्ताओं पर सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी चीज़ है कि भारत को वैकल्पिक रूप से आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी, कि भारत की ज़रूरत, अपनी ज़रूरत का करीब 40-50%, बल्कि कभी कभी 60% से ज़्यादा भी तेल रूस से आयात करता है। और अब चूंकि यूरोपियन यूनियन ने सख्ती शुरू कर दी है, तो वो कंपनियां जो भारत में रूस का तेल इंपोर्ट करती थी अपनी रिफाइनरीज में, उन पर भी प्रतिबंध लगने की संभावना बनती दिख रही है। तो क्या ये मान के चले सर, यहाँ से संबंध और कड़वाहट भरे हो सकते हैं आने वाले दिनों में? ग्राहम की आवाज और टिप्पणी तो यही बता रही है कि ग्राहम जैसे बोल रहे हैं कि वो भारत की इकोनॉमीज को क्रश करेंगे। इससे तो थोड़ा भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी है। लेकिन हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के पूरे मिजाज में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कई बड़ी चीजें हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमतियां नहीं बन रही हैं, सहमतियां बनती दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखेंगे इस पर। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रमुख व्यापार साझेदार जापान के साथ ट्रेड डील की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले जापानी सामान पर 15% टैरिफ लगेगा। पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने जापान के साथ हुई डील को अब तक की सबसे बड़ी डील बताया। ट्रंप ने यह भी बताया कि जापान अब अमेरिका से चावल का इंपोर्ट भी करेगा। सर, अगर हम की हाइलाइट्स पूछें हम इस डील की अमेरिका और जापान को लेकर के, वो क्या देखने को मिल रही हैं? ये डील विपुल जी अचानक आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस हुई। जापान वार्ताएं करके निकल गया था। जापान की तरफ से वार्ताओं का दौर 2 हफ्ते पहले खत्म हो गया था। जापान अपनी भीतरी राजनीति में मुब्तला था। इतनी व्यस्तताएं जापान के भीतर की राजनीति में, बड़ी उठापटक चल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उच्च सदन में अपना बहुमत गंवा दिया। चुनाव होने वाले हैं। एक नई पार्टी उभरी है जो मौजूदा सरकार को चुनौती दे रही है। उसकी लोकप्रियता भी गिर रही है। दिन भर आज इस बात की भी चर्चाएं थी। शाम तक जब हम इसे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस बात की चर्चाएं थी कि जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, देंगे कि नहीं देंगे, तरह तरह की संभावनाएं थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि उनकी और जापान की संधि हो गई। जापान की तरफ से भी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया, पर जापान की तरफ से इस पर सहमति जताई गई और बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। कहा निश्चित तौर पर बड़ी संधि है। एक तो जापान अमेरिका से आने वाले सामानों पर जापान में आने वाले से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 15% टैरिफ लगेगा, जबकि पहले 25 से 35% की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, जिसमें खासी कमी की है। पर इसके बदले ट्रंप ने काफ़ी कुछ वसूल लिया है जापान से, और यह बेहद महत्वपूर्ण है देखना। जापान अमेरिका के ऑटोमोबाइल्स को ट्रक्स खरीदेगा। चावल के लिए, जो कि सबसे सेंसिटिव है जापान की पॉलिटिक्स के लिए, उसमें भी वो बाजार खोल दिया गया है। ऐसा ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का चावल जापान में जाएगा, जबकि जापान में इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। इसके अलावा एक बड़ी अनोखी बात है कि जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने की बात कही। और क्या होगा, समय क्या तरीका है पता नहीं है, लेकिन इस निवेश से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा भी अमेरिका के पास रहेगा और अमेरिका के ऑटो और कृषि उत्पादों के लिए व्यापक पहुंच मिलेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो इस डील में अमेरिका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया जापान से, जापान के बाजार की दृष्टि से, और जापान को उसके बदले
टैरिफ मिला केवल, जो कि 15% है, और उस पर 2.5% का पुराना शुल्क रहेगा, तो 17.5% तक, पहले 24% तक टैरिफ था। अब ये स्थिर है, ये पहले है, लेकिन उससे कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप गिव एंड टेक देखें तो ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा डील लगती है जापान के साथ, जिसमें जापान का को जो खतरा दिख रहा था कि उसके ऑटोमोबाइल, उसके निर्यात अमेरिका के बाजार में नहीं जा पाएंगे, उससे तो उसको निजात मिल गई है, उसका सामान वहां जाएगा, बाजार को इस पर प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस डील में जापान को और कुछ बड़ा फायदा होता नहीं दिखा है। सर, अगर हम पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो जापान में, जैसा आप बता रहे हैं कि यूएस का एक तरीके से इस डील में दबदबा रहा, किस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन जापान में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक सारी डील्स में यूएस का दबदबा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार को, अपने बाजार को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके मैक्सिमम शर्तें अपने पक्ष में करा रहे हैं, और जापान ने विरोध भी किया शुरुआत में, पर उसे रोका। पर इसमें चावल की बात महत्वपूर्ण है। जापान की राजनीति चावल को लेकर बेहद संवेदनशील है। जापानी लोगों को चावल वहाँ संस्कृति का हिस्सा है, और जापान के लोग बाहर के चावल के आयात पर चिढ़ते हैं, विरोध करते हैं। पर ट्रंप ने स्पेसिफिकली सुबह ये मेंशन किया अपने पोस्ट में कि जापान को अमेरिका का चावल जाएगा। उसके बाद से अमेरिका से प्रतिक्रिया नहीं आई इस डील पर। राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर एक पार्टी उभर रही है राजनीतिक रूप से, जिसको भविष्य में सत्ता में आते हुए देखा जा रहा है, सेंसितो पार्टी, जो पूरी तरह जापानी कल्चर, जापानी फर्स्ट, जापान के उत्पाद पहले, इस नीतियों पर काम कर रही है। और इसलिए अभी ये देखना होगा कि डील कैसे जज्ब होगी, कैसे एब्जॉर्ब की जाएगी जापान की राजनीति के भीतर, क्योंकि जापान में राजनीतिक उठापटक चल रही है। पर अगर अमेरिका जापान के चावल के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार हुआ है, तो विपुल जी बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया की व्यापार अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की किसी भी व्यापार संधियों में इस तरह से कृषि बाजारों को खोलने के लिए जापान ने अपनी तरफ से सहमति नहीं दी थी। सर, लास्ट सवाल आपसे होगा यहाँ पर कि मतलब ये जिस तरीके से दुनिया भर में डील हो रही है, क्योंकि आज सुबह मैंने बहुत लोगों को सुना और ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एक तरीके से बुली किया जा रहा है, मतलब डील के लिए। अब सबको जो है जापान वाली डील में कुछ खास है नहीं जापान के लिए। दूसरा, ज़्यादातर देशों के साथ जिनके साथ डील हो रही है उनको बोइंग के जहाज़ खरीदने को कहा जा रहा है। तो ये सर, ये जो जिस तरीके से ये सस्टेनेबल है अमेरिका का एक तरफा रवैया? फिलहाल तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं तब तक सस्टेनेबल है, और दुनिया के देश, अमेरिका का बाजार इतना बड़ा है कि वो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर, उनकी सख्ती पर सहमत हो रहे हैं, और तभी ये संधियां हो रही हैं। जिन देशों ने संधियां नहीं की वो संधि से बाहर हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैं दूसरी तरफ से इसको समझने की कोशिश करूं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे संधियों पर देशों को राजी करते जा रहे हैं, विपुल, जो लोग बाहर बैठे हैं, जो देश बाहर बैठे, उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचिए कि भारत के लिए कितना बड़ा दबाव होगा कि जापान ने अपने चावल लाने की छूट दे दी, बांग्लादेश अपने यहाँ गेहूं ले रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया ने उनके कृषि उत्पाद खरीदने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कहने का पूरा अधिकार और तर्क है भारत के लिए कि जब इन सारे लोगों ने अपना बाजार खोला, तो भारत अपना बाजार खोलने के लिए तैयार क्यों नहीं। और इस दृष्टि से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेशबंदी की है अपने बाजार की क्षमताओं के आधार पर, अपनी खपत की क्षमताओं के आधार पर, अपने उपभोक्ताओं को देखते हुए, उस पेशबंदी में एक एक करके दुनिया के देश उलझ रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के बाजार में अपने उत्पादों के निर्यात पर बेहद बुरी तरह निर्भर हैं। और जापान की अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति, ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा निर्यात है, और अमेरिका में ऑटोमोबाइल पर 35% ड्यूटी लगने का मतलब था कि जापानी कंपनियां अपने उत्पाद ही नहीं बेच सकती थी। उससे ज़्यादा तो मैक्सिको के और कनाडा की कंपनियों की कारें उससे सस्ती बिकती। तो ये परिस्थिति तो यही है, दबाव है, और मजबूरी में किए जा रहे समझौते हैं। बिल्कुल। इस बीच जापान के साथ सिर्फ अमेरिका ने सिर्फ जापान के साथ ही नहीं, बल्कि एक और एशियाई देश फिलीपींस के साथ भी ट्रेड डील की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि फिलीपींस से अमेरिका में इंपोर्ट पर 19% टैरिफ लगेगा। हालांकि पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से 20% टैरिफ की धमकी दी गई थी, और डील 19% टैरिफ पर हो गई। सर, अमेरिका और फिलीपींस के व्यापार समझौते में क्या कुछ खास बातें निकल के आई? विपुल जी, ये भी बिल्कुल एक तरफा समझौता है।
इस एक तरफा समझौते में फिलीपींस ने अमेरिका के 99% प्रोडक्ट्स पर, जैसा कि दावा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस ने, 99 प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज घटा दी हैं। इनमें सभी टैरिफ हटा दिए हैं। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हैं, इसमें टेक्निकल प्रोडक्ट भी हैं और इसमें कृषि उत्पाद भी हैं। एग्रीकल्चर भी वहां पहुंचेगा। इसके अलावा मनीला और वाशिंगटन ने आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाने की भी बात कही, यानी कुछ हथियारों की खरीद फरोख्त भी होगी। 2024 में फिलीपींस ने अमेरिका ने फिलीपींस से करीब 13.9 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था और 5.6 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। मुख्य रूप से जो अमेरिका का जो निर्यात है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलीपींस का निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और नारियल तेल है। और अमेरिका ने भी एक तरफा तरीके से इस डील को फिलीपींस से हासिल कर लिया। यानी एशिया का एक और देश, वियतनाम, कंबोडिया, जापान और फिलीपींस अब इस ट्रंप की डील की व्यवस्था में शामिल हो गए हैं। जी सर, एशिया के अंदर अभी अमेरिका के टैरिफ का नज़ारा किस तरीके से देखा जाए? अब क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? ये बेहद महत्वपूर्ण है समझना। और जैसा कि जो लोग हमारे नियमित दर्शक हैं बोनस के, उनको याद होगा कि पिछले सप्ताह हमने आपको विस्तार से ये सब होने जा रहा है बताया था। अगर आपने अभी तक वो अर्थम नहीं देखा है तो बोनस की यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसको हमने पिछले सप्ताह आपको अर्थम में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे एशिया की सप्लाई चेन को तोड़ना शुरू किया और विघटित कर दिया। ये तस्वीर देखिए जहाँ डेटा पॉइंट में कि टैरिफ कैसे दिख रहे हैं। एक जैसी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में अब टैरिफ बिल्कुल अलग अलग हैं। डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं में जहां एक समान टैरिफ की स्थिति थी, जापान पर 15% टैरिफ है, फिलीपींस इंडोनेशिया पर 19 से 20% टैरिफ और वियतनाम पर 20%। एक ही भूगोल में एक जैसी लगभग अर्थव्यवस्थाएं, कई सारे उत्पाद एक जैसे बना रहे हैं, पर जो सामान, वही सामान अगर लेकर जापान अमेरिका के बाजार में जाएगा तो उसे 15% टैरिफ मिलेगा और फिलीपींस इंडोनेशिया और वियतनाम लेके जाएंगे तो उन्हें 20% लगेगा। लेकिन इससे बाहर जो बिना समझौते वाले देश हैं, जैसे कंबोडिया है उस पर 46 से 49% है। भारत पर तो 26 से 24 से 30% का टैरिफ आ सकता है कि अगस्त से अगर संधि नहीं होती है तो सभी देशों पर तो कम से कम 10% टैरिफ हैं, लेकिन बड़े व्यापार सरप्लस वाले देशों पर 44% तक है। और इस तरह से पूरी दुनिया का जो टैरिफ का परिदृश्य है वो बुरी तरह उलझ चुका है। एक तरफा है, पिछले दशकों से ज़्यादा है। हालांकि जो पहले घोषणा की गई थी उससे कम है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और इससे अब आप मान सकते हैं कि इसमें एक दो बड़े देश और अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ संधि कर लेते हैं एशियाई जोन के भीतर, तो फिर एशियाई सप्लाई चेन का विघटन आपको होता सामने दिखाई देगा। इसमें कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें एशिया के देशों की प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू होगी अमेरिका के बाजार में पहुंचने के लिए। और इसमें कई जगह से चीन का निवेश निकलने की संभावना भी है इन देशों में। और इन देशों में वापस दोबारा किसका कोई निवेश आएगा, ये हमें आने वाले समय में देखना होगा। हालांकि चीन और जापान आसियान और आरसेप की अपनी आंतरिक सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका बड़ा बाजार है और उसकी शर्तों पर अभी फिलहाल एशिया की सप्लाई चेन इनसे डगमगा रही है और हिल रही है। जी, इस बीच अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रेड डील के बाद जापान की ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका की अब तक जितनी भी डील्स हुई हैं उनमें ऑटो टैरिफ के तौर पर जापान को फ़ायदा पहुंचने की संभावना है। भारत और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि जापान से ऑटो इंपोर्ट पर 15% ही टैरिफ लगेगा। सर, ऑटो टैरिफ को लेकर के क्या असंगति देखने को मिल रही है? यह भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे भारत भी जुड़ा हुआ है। भारत से के साथ अगर कोई संधि होती है तो भारत से होने वाले ऑटो एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने कैसी व्यवस्था बना दी दुनिया में। अमेरिका के बाजार में मोबाइल बेचने वाले 4-5 प्रमुख देश हैं। कनाडा है, मैक्सिको है, जापान है, यूरोपीय यूनियन है एज एन यूनियन और भारत है। ये प्रमुख देश हैं जो अमेरिका के बाजार में अपना ऑटोमोबाइल बेचते हैं। डेटा पॉइंट में समझिए कि इस नई टैरिफ व्यवस्था के बाद हो क्या रहा है। जापान से आने वाले वाहनों पर टैरिफ 15% है, जो कि 25% था, जो अभी नई संधि जिसकी घोषणा आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जबकि सेम वही वाहन अगर मैक्सिको और कनाडा से आएंगे तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों में तो बढ़ोतरी दिखाई दी, पर अमेरिका की और मैक्सिको और कनाडा की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जापान को 10% टैरिफ का सीधा फायदा बाजार में मिल रहा है। यानी जापान की कारें सस्ती होंगी और कनाडा और मैक्सिको की कंपनियों की कारें महंगी होंगी। इसके अलावा USMCA जो संधि है उसका पालन करने वाले वाहनों के लिए 15%, कनाडा के लिए 12%
15% टैरिफ है, लेकिन वो उन संधि के प्रावधानों पर निर्भर है जिसके तहत आपको बड़ा हिस्सा अमेरिका के भीतर वाहन का उत्पादन करना होगा। इसके अलावा कंपनियों की लागत स्टील और एल्युमिनियम पर जो अतिरिक्त टैरिफ आया है उससे भी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत के लिए 25% के आसपास टैरिफ की स्थिति, भारत, यूएई, दक्षिण कोरिया जैसे देश इनके साथ कोई समझौते नहीं हुए हैं, उनके वाहन तो अब 25% टैरिफ पर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस समझौते से जापान को अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलने की संभावना है, लेकिन ये बड़ा अनइवन किस्म का बड़ा उलझा हुआ सा बाजार तैयार हो गया है जिसमें कि टैरिफ की असमानता अब हमें आने वाले समय में दिखाई देगी और उसका बड़ा असर हमें कंपनियों पर, उनके रोजगारों पर, उनकी निवेश योजनाओं पर, महंगाई पर होता दिखेगा। जी सर, अमेरिका के ऑटो टैरिफ का भारत के मार्केट पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? भारत के लिए फिलहाल तो कोई राहत नहीं। 25% का टैरिफ है अभी फिलहाल, अगर आप माने, अगर भारत के साथ कोई संधि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में भारत कनाडा और ईयू के बराबर ही खड़ा हुआ है लगभग, अगर मैक्सिको, कनाडा, ईयू के आसपास है। अच्छा, अमेरिकी टैरिफ, भारत अगर ऊंचा टैरिफ है भारत को देना पड़ता है तो अमेरिकी कार निर्माता, अमेरिकी कार बाजार में भारतीय कारें वैसे भी कम बिकती हैं, छोटे प्लेयर हैं और अब बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाना इससे बेहद मुश्किल हो जाएगा और भारतीय कंपनियों को अब नए बाजार तलाशने होंगे। और दूसरी एक और बड़ी बात ये कि इन टैरिफ की रोशनी में भारत जो भी व्यापार संधियां कर रहा है इस समय, जो बात हो रही, जिनमें सब में ऑटोमोबाइल शामिल है, चाहे वो यूके के साथ डील हो या वो ईयू के साथ डील हो या भविष्य में कनाडा या बाकी देशों के साथ डील होगी, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर भारत की कार अमेरिका के बाजार में 25% के टैरिफ के साथ बिके और उसी कार को यूरोपियन यूनियन 0% टैरिफ पर खरीदना शुरू कर दे, ये संभव नहीं है। तो ये बहुत बेहद उलझी हुई और बेहद अनिश्चित सी व्यवस्था है दुनिया के व्यापार की, जो हमें इस समय उभरती दिख रही है। जी चलिए, तो इस कार्यक्रम को इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं और दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है और नई अपडेट के साथ हम लगातार आपके सामने बोनस पॉइंट पे हम लेकर के आते रहेंगे नई नई खबरें, उनका विश्लेषण। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ हमें लगातार भेजते रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।